रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, मानव में लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। अब आप सभी लोग ध्यान देंगे, सबसे पहला प्रश्न तो यहां पर बनता है, क्या बनता है कि मानवों में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? बताओ कैसा होता है? लैंगिक के अलैंगिक? लैंगिक जनन। एक प्रश्न क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल नहीं होता है। असेक्सुअल अपन ने पढ़ लिया पहले, ठीक है। एक अपन ने फूल का भी पढ़ा था, फूल केसर, स्त्री केसर, ठीक है। परागकण, उसमें दो चीजें हमने पढ़ी, एक स्वपरागण और दूसरा परपरागण। दो चीजें हमने ये पढ़ी कि एक जब लैंगिक जनन होता है तो उसमें दो चीजें होती है, एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है। मतलब एक नर जनन कोशिका या नर जनन युग्मक जिसको कहते हैं वो होता है, दूसरा मादा जनन युग्मक होता है। और दोनों के मिलने की जो प्रक्रिया है, संलयित होने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? निषेचन, फर्टिलेशन। और उनके निषेचन होने के बाद में, यानी मिलने यानी संलयित होने के पश्चात जो चीज प्राप्त होती है, जो एक कोशिका मिलती नहीं, उसको अपन कहते हैं युग्मनज, जाइगोट, ठीक है। तो ये जाइगोट नर जनन कोशिका, जिसको नर युग्मक कहेंगे, मादा युग्मक कहेंगे, ये इसमें भी आएंगे क्योंकि वो सेक्सुअल था, ये भी तो सेक्सुअल है। इसलिए हम एक एक चीज को पढ़ते हैं, ठीक। हमारे दांत जो गिर जाते हैं दूध के दांत कहलाते हैं, जो कि 20 होते हैं। बता देता हूँ आपको, दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। जो गिर जाते हैं फिर वापस आते हैं, वो स्थायी होते हैं और वो कभी पड़ते नहीं है, और वो अगर पड़ जाते हैं तो फिर वापस नहीं आते, ठीक है। खतरा है दूध के दांत, मिल्क टीथ कहते हैं उनको। कैसा टीथ? मिल्क टीथ। 20 दांत में ये एक दांत पड़े પછી પાછા આવે, જે નહીં પડે અને અગર પડે તો પછી પાછા નહીં આવે, बस जाओ यूं खानी पड़े रोटियां, राबड़ी है का साबारो हो तो ही कोनी, पछे फुल्ली है, राबड़ी है, के बाद का आएगा, फिर प्रौढ़ आएगा, ठीक है। तो ये किशोरावस्था है, 11 से लेकर 18 या 19 वर्ष की आयु, इसमें पुबर्टी एज कहते हैं अपन। आपको पता है ना टीनेज, पता है आपको टीनेज? टीनेज कैसे? जैसे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, ये कौन से सब टीन है? इसलिए क्योंकि 13 से 18, 19 की एज, जो कि सामान्य 11 से भी मानते हैं वैज्ञानिक लोग, 11 से मानते हैं, 11 से 19, 20, 18, 19, लेकिन 13 से टीन चालू होता है, 13 से 13, 14, 19, तो ये टीन है। और इसकी जो अपनी एज होती है उसको अपन कहते हैं टीन एज। कौन सी एज? टीन एज, क्योंकि 13, 14, तो ये इस एज में जो हम जब होते हैं तो उसको कहते हैं टीन एज। और हमें क्या कहा जाता है? टीनेजर, क्योंकि हम टीन एज में है तो हम टीनेजर है, ठीक है। और इसको अपन कहते हैं पुबर्टी एज। कौन सी? पुबर्टी। अभी टीन एज में है, लगभग 13 तो क्या आप 10, 6, 16, 15, 16, 14, 15, 16, 14, 15, 16 की एज में है, 14, 15, 16 की एज में है। मैक्सिमम कौन ज़्यादा है? 17 का तो कोई नहीं है, 17 का तो हो ही नहीं सकते तुम, नहीं है, नहीं है, 17 का नहीं हो सकता। तार कितनी एज है? 6, तो 16 की हो गई रे। हाँ, तो 16, 15, 14, 16, 15, 14, तुम टीन एज में हो। किसमें? टीन एज में हो। अब लैंगिक जनन तो हम पढ़ चुके हैं कि इसमें ये होता है, मादा जनन कोशिका होती है, नर जनन कोशिका होती है, मिलती है, जाइगोट एंड फर्टिलाइजेशन, सब कुछ हो गया। इससे पहले जब हम टीन एज प्रारंभ करते हैं, यानी हमने जिसकी बात की पुबर्टी, यौनारंभ जिसको कहते हैं, तो ये यौनारंभ जो होता है लड़कियों में 11 साल या 12 साल में, और लड़कों में 13 या 14 साल में शुरू होता है यौनारंभ, ठीक है। कौन सा? यौनारंभ। पुबर्टी जो एज है
ये लड़कियों में थोड़ा सा पहले 1-2 साल का अंतर, और बाद में लड़के, है ना। तो लड़के बाद में परिपक्व होते हैं, लड़कियां पहले परिपक्व होती, लड़के बाद में परिपक्व। इसीलिए तो सरकार ने एज क्या रखी, 18-21। समझ में आया नहीं आया? इसीलिए तो एज क्या रखी, 18 से 21, ताकि उस समय तक लड़का भी परिपक्व हो जाए, 18 तक लड़की भी परिपक्व हो जाए, और अब वे शादी के लायक हो जाए, और वो अगर अपनी संतानोत्पत्ति करना चाहे तो उसके लिए वे दोनों तैयार है ना। तो अब सुनिए, 11 से 12 से या 13 से ये लड़कियों की एज मान लेते हैं, जिसको अपन यौनारंभ कहते हैं, और 12, 13, 14 में अपन लड़कों की मान लेते हैं, ये होती है। इस समय आपने देखा होगा कि इस समय यानी अपन औसत मान लेते लड़कों लड़कियों की, दोनों की औसत 12, 13 मान लेते, चलो 13 से लेकर 16, 17 की एज में अचानक आपके शरीर में यानी लड़के लड़कियों के शरीर में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन ऐसा होता है अचानक लड़कियां ही लंबी लंबी विदा है नहीं, 8वीं में वे आदि 9वीं में वे तो पूरी वे, और जो 9वीं पूरी वे 10वीं में आवे तो ये लंबी थोड़ी विदा, अति लंबी लंबी विदा, और 16 ये लंबा लंबा विदा हारे डायरी का, यानी उनका शरीर मोटा ताजा होने लगता है, लड़कियां भी ऐसे ही फूलने लगती है। तो ये क्या है, ये यौनारंभ के संकेत है। लड़कियों की आवाज और सुरीली होने लगती है, पतली होने लगती है, आवृत्ति बढ़ जाती है तो आवाज पतली होती है, लड़कों की आवाज की आवृत्ति कम हो जाती है, वो फूटाडावा बोलते हैं जैसे बोलते हैं, है ना, मतलब थोड़ी भारी होने लगती है, आवाज भारी होने लगती है इस अवस्था में। और क्या होता है, क्योंकि इस समय इसके लिए जो तैयारी होती है ना, यौनारंभ की जो तैयारी होती है वो तो पहले से ही शुरू हो जाती है, लेकिन तैयारी बाहर दिखाई नहीं देती, फिर अचानक इस टीन एज में वो जो तैयारियां होती है उसका परिणाम एकदम सामने नजर आता है, ठीक है। तो इस समय जो है शारीरिक परिवर्तन होते हैं, कुछ परिवर्तन लड़कियों और लड़कों में समान होते हैं, कुछ परिवर्तन लड़कियों और लड़कों में भिन्न होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आकार वृद्धि वगैरह सब बता दिया, लंबाई में वृद्धि होती है, शरीर में भी वृद्धि होती है, सब ठीक है, मानसिक भी वृद्धि होती है, ठीक है, इतनी सारी चीजें होती है। दूसरा, जननांगों में बालों का आना, ये भी क्या है, ये परिपक्वता का, लैंगिक परिपक्वता का संकेत है, जननांगों में बालों का आना, जननांगों का विकसित होना, परिपक्व होना, ये भी क्या है, लैंगिक परिपक्वता का संकेत है, ठीक है। समझ में मेरी बात, सीरियसली सुनना है, सारी चीजें सुनने की है, ठीक है। और जैसे लड़कियां हैं लड़के हैं, तो इनके चेहरे पर क्या होता है, तेली त्वचा, कौन सी त्वचा, तेली, हुनो ही तेल आवे, मुंडो हुनो से मुका लगा, यार रुमाल दे यार, मुंडो तेल करो, साफ करो, हाँ लड़कों की क्या भी आता है, लड़के को भी त्वचा तेली रहती है, आपको तेल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बाला मुंह हाथ फेर नहीं आते, ऑटोमेटिक तेल जो है वो आता है, त्वचा तेली हुआ वसा जो है उसका उत्सर्जन होने लगता है। लड़का दाढ़ी मूछा वाला, अब दाढ़ी मूछा भी एक यूं नहीं है एकदम, जैसे मेरी पूरी अभी कंप्लीट दाढ़ी है ना, तो अब आपके यूं नहीं एकदम दाढ़ी यूं हम एक नहीं, एक दो बाल अटे, एक अटे, दो चार अटे, एक यूं यूं बाल है नहीं, ऐसे आते हैं। जैसे जैसे परिपक्वता के निकट जाते हैं, फिर धीरे धीरे सबकी जो है वृद्धि समान होने लगती है नहीं। मूछा आती नहीं, मूछा आती है, हमारे तो बढ़िया मस्त आवा लगी, तो अभी तो अधेड़ आदमी है, अधेड़ तो भाई मतलब अब खसी जा है नहीं। तो ये सब एक जैसी, लेकिन आपके जैसे कुछ कुछ छोटी छोटी सी बुरी 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 मूछें उग रही है ना, तो ये आपके सब किसके संकेत हैं, यौनारंभ के संकेत हैं। आप परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं, किसकी ओर बढ़ रहे हैं, परिपक्वता की ओर। जैसा कि किताब में लिखा है, लड़कों में परिवर्तन होता है, लड़के दीवा स्वप्न करने लगते हैं, दीवा दिन में देखा मुंह यूं करना को सब पैसा मारा, धाम धूम करना को दुनिया मारा पकड़े रहते, ये दीवा स्वप्न अनशा अपना देखे मुंह अतरा डिबा कमूला
है नहीं, वो रीला नहीं चलती, रीले, लड़की ने धोखा दे दिया, फिर कुछ समय बाद वो बड़ा आदमी बन के आया, वो वजह अपना आवे कि इन्हें तुम पैसे बख्शी का खूब रिपावे खून जोड़ी ना आए मानने के, है नहीं। ये ऐसे खाब उठते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं, बहुत कम होता है, बहुत कम चांस में, लेकिन ऐसे खाब आते हैं, और ऐसे खाब आते हैं तो इसका मतलब ये सामान्य बात है। मान लो किसी को ऐसे ख्वाब आते हैं ना, ये कर दूं वो कर दूं, सामान्य बात है, ये इस अवस्था का परिणाम होता है, ऐसा होता है। इस अवस्था में लड़कियों को सजने संवरने में बहुत शौक होता है, अपने आप को दर्पण में देखकर, काजल लिपस्टिक लाली जो भी लगाते हैं वो लगाकर अपने आप को देखने में, तो ये भी सामान्य बात है। लड़कियां अगर अपने आप को देखती है सज समझ के, सज संवर के, तो ये सामान्य बात है, या कोई विशेष बात नहीं, ठीक है। ये इस अवस्था का लक्षण है। अब लड़के दीवा सपने देखते हैं, बाकी सारे आप परिवर्तन जानते हैं, लेडीज एंड जेंट्स सारे परिवर्तन जानते हैं, ठीक है। अब 18-19 के होते होते ये जो पुबर्टी है पूरी हो जाती है और लैंगिक परिपक्वता आ जाती है। कौन सी परिपक्वता आती है? लैंगिक परिपक्वता आती है। और उसके बाद में फिर क्या होता है? फिर ये होता है, हाँ, इस एज में 12 से 13 की एज में लड़कियों में रजोधर्म शुरू होता है। कौन सा? रजोधर्म शुरू होता है, जिसको आप मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। 13 की एज में, लगभग 13 की एज में। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है अभी अपन आगे फिर से पढ़ेंगे, लेकिन जो मादा जननांग है उसमें आपने अंडाशय देखा होगा, जो कि आपको सामने बताया। अंडाशय के साथ में जुड़ी हुई है फेलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इस अंडाशय में 13 साल की एज से पहले बहुत से अनगिनत अपरिपक्व अंडे होते हैं। इस फेलोपियन ट्यूब में, इस अंडाशय में, जिसको ओवेरीज कहते हैं, 2 ओवेरीज होती है, वो भी बात में करेंगे अपन, लेकिन पहले समझ लेते हैं। तो 2 ओवेरीज होती है, इनमें अपरिपक्व अंडे होते हैं। क्या होते हैं? अपरिपक्व अंडे, हम दोनों में होते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होता है, फर्स्ट में शुरू होता है, तो होता कैसे है? क्योंकि 2 अंडाशय हैं, कितना? 2 अंडाशय। तो प्रत्येक माह एक अंडाशय एक अंड का उत्सर्जन करता है, अंडोत्सर्ग करता है प्रत्येक माह। और ये जो है टाइमिंग, इसका औसत टाइमिंग 28 दिन का होता है। कितना? 28 दिन। समझ में आता है? प्रत्येक 28 दिन में एक अंडे का उत्सर्जन होता है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, एमसी जिसको कहते हैं, वो प्रत्येक 28 दिन में आता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? अब आपको इसमें हंसने वाली बात नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी प्रक्रिया, अगर ये प्रक्रिया नहीं होगी तो आप, ये होती नहीं तो आप इस दुनिया पे टपक ही नहीं सकते। इसके बिना नर है न मादा है, कुछ नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। होता है पुबर्टी एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, और इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण लड़कियों में बहुत सारा रक्त निकल जाता है। इस कारण से लड़कियां अक्सर चक्कर आना, है ना, सिर दर्द करना, चक्कर आने की बीमारी अक्सर होती है कि नहीं होती? होती है ना, अक्सर चक्कर आते हैं। ये आप में हीमोग्लोबिन कमी हो जाती है, रक्ताल्पता हो जाती है तुम्हारे, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय बहुत सारा रक्त निकल जाता है। आपको पता है रक्त बनने में बहुत टाइम लगता है। अणु वणु करें पासों निकल जाए, 1 मिनट बगे भी जाए करेंगे। अब सबसे पहले आता है नर जनन तंत्र, जो कि आप किताब में देख रहे हैं, नर जनन तंत्र, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो चल दिया क्या ऊपर? रिकॉर्डिंग चल रही? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या नर जनन तंत्र में क्या हुआ? क्या करते हैं? इस चैप्टर को सीरियसली पढ़ो, हाँ, लेकिन इसको सीरियसली पढ़ो, क्योंकि आपके इसमें बता नहीं रखा है कि प्राथमिक लैंगिक अंग, द्वितीयक लैंगिक अंग, ऐसा नहीं बता रखा है।
तो अपन ऐसी बात नहीं करेंगे, प्राथमिक द्वितीयक कुछ नहीं, सबकी बात करेंगे। जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र के अंतर्गत शामिल होते। तंत्र है इसका मतलब बहुत अंगों का समूह है, तंत्र है इसका मतलब बहुत सारे अंगों का समूह है। ठीक है, जनन कोशिकाएं उत्पादित करने वाला अंग जिसको अपन कहते हैं वृषण, क्या कहते हैं? वृषण। जनन कोशिकाओं को निषेचन के द्वारा निषेचन के स्थान पर पहुंचाने के लिए जो काम में आने वाला अंग है वो है शिश्न। क्या है? शिश्न। और ये सभी इससे जुड़ी हुई नलियां वगैरह सब मिलकर क्या बनाते हैं? नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखिए नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु। अब नर जनन जो कोशिका होती है, मेल रिप्रोडक्टिव जो सेल होती है, मेल गेमेट जो होता है उसको अपन कहते हैं शुक्राणु, जो कि मानव यानी मानव में या अपन कहते हैं उसको पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका होती है। पुरुषों में जितने भी तरह की कोशिकाएं होती है, तंत्रिका कोशिका हो गई, मसल की कोशिकाएं हो गई, बाकी अन्य कोशिकाएं हो गई, सब में सबसे छोटी कोशिका होती है साइज में शुक्राणु। क्या? शुक्राणु। ठीक है, शुक्राणु आपने देखा होगा शायद 8वीं 9वीं में देखा। तो ये सभी मिलकर नर जनन तंत्र बनाते हैं। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। किसमें होता है? वृषण। आप फोटो में देख पा रहे हैं वृषण कौन सी संरचना है? ठीक है, वृषण। वृषण जो होते हैं वृषण कोश में होते हैं। किसमें होते हैं? वृषण कोश में होते हैं। अरे यार इसको रहने दे, वो है जो रहने दे। वृषण कहाँ पे होते हैं? वृषण कोश में होते हैं। और ये शरीर से बाहर लटकी हुई संरचना होती है। क्यों होती है भाई साहब बाहर? वृषण कोश में होते हैं और ये पूरी संरचना बाहर, शरीर के बाहर अलग से होती। क्यों होती है अलग से? वृषण अलग से बाहर क्यों होते? बाहर इसलिए होते हैं, सुनना ध्यान से, बाहर इसलिए होती है कि शुक्राणुओं को जीवित रहने के लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। कौन से? कम। जबकि शरीर का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और उस टेम्परेचर पर शुक्राणु जीवित नहीं रह सकते। इसलिए प्रकृति ने ऐसी संरचना बनाई, बाहर बनाई कि शरीर का तापमान 37 रहेगा, कोई बात नहीं, अपन जो है अलग से सिस्टम बिठा लेता है। प्रकृति ने अलग से सिस्टम बना दिया। वृषण कोश में वृषण जो है शरीर के बाहर अलग से लटके हुए हैं, तो उसमें कम तापमान के कारण शुक्राणु जो है वो जीवित रह लेते हैं। समझ में आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वृषण कोश या वृषण जो होते हैं शरीर के बाहर क्यों होते हैं? उस टेम्परेचर पर यानी 37 डिग्री सेल्सियस पर शुक्राणु जीवित नहीं रह सकते, जो कि नर जनन कोशिका है। कौन सी कोशिका है? इसको नर जनन युग्मक भी कहते हैं। नर जनन युग्मक, मेल गेमेट। हाँ बन जाए तो बन जाए, कहीं से भी बन सकता है। अभी नहीं बनेगा तुम्हारा अलग बात है, बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन जाएगा जब आगे जाओगे उसमें। बन सकता है, नहीं बने तो भी आपको याद रखना है, क्योंकि सामान्य बात है। सामान्य ज्ञान इसलिए पढ़ते हैं कि हम चीजों सामान्य चीजों का हमें ज्ञान होना चाहिए, है नहीं? हाँ, इसका कारण यह है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। देखो बड़ी होती बात, आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है शुक्राणु को बनाने के लिए, इसलिए क्या होते हैं? बाहर होते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, मैंने आपको पहले पिछले वाले चैप्टर में बताया कि नर जनन के लिए जो हार्मोन होता है वो कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन की करतूत है टीनेज में, जो सारे परिवर्तन हो रहे हैं ना, जितने भी शारीरिक मानसिक परिवर्तन, टेस्टोस्टेरोन बहुत हावी होता है इस समय। टेस्टोस्टेरोन बहुत हावी होता है, बहुत अधिक मात्रा में स्रावित होता है, और इसी के कारण सारे जो है परिवर्तन होते हैं। हार्मोन के उत्पादन एवं श्रवण के श्रवण में वृषण की भूमिका की चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। ठीक है, वृषण क्या करते हैं? शुक्राणु बनाते हैं, हार्मोन का उत्सर्जन भी करते हैं, ये वृषण ही करते हैं। तो इस प्रकार से वृषण एक तरह की ग्रंथि भी हो गई, क्योंकि हार्मोन स्रावित कर रही, उत्पादन कर रही, तो वृषण एक ग्रंथि भी है। शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के लिए अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है, जो कि अभी मैंने बताया कि जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं यौनावस्था जो है उन सभी का नियंत्रण जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा होता है। और अब आपको पता है कि नियंत्रण इसके द्वारा हो रहा है, और तो जोर बदला वीरो, इसका मतलब ये बहुत अधिक मात्रा में स्रावित हो रहा है। ठीक है, बाद में धीरे 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 30-35 के नियम टेस्टोस्टेरोन हो ही जा जागे।
5 7 दिन में एकदम जागिन दे के आदमी जीव तो देखे कोई धीरे धीरे शार्प हो जाता है, ठीक है। उत्पादित शुक्राणु का मोचन शुक्र वाहिनियों द्वारा होता है। ये शुक्र वाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती है, अतः मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा शुक्राणुओं एवं मूत्र दोनों के प्रवाह के लिए उभय मार्ग है। अभी क्या है बताऊंगा। प्रोस्टेट तथा शुक्राणु अपने स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। इसके कारण इनका स्थानांतरण सरलता से होता है। साथ ही यह स्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं होती है जिनमें मुख्यतः आनुवांशिक पदार्थ होते हैं तथा एक लंबी पूंछ होती है जो उन्हें मादा जनन कोशिका की ओर तैरने के लिए है। अब ये सारी बात समझो क्या है, ये सारी बात क्या है। ये वृषण जो भी शुक्राणु का उत्पादन किया जा रहा है वृषण के द्वारा, इनका वहन कौन करेगा, मोचन कौन करेगा, शुक्रवाहिकाएं, शुक्रवाहिनियां, शुक्रवाहिकाएं, ठीक है। अब आगे आप देख रहे हैं फोटो में कि एक प्रोस्टेट ग्रंथि है। क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि है। अब वृषण ने शुक्राणु का उत्पादन कर दिया, शुक्राशय ने शुक्राणुओं को एकत्रित भी कर लिया। ध्यान से सुनना, शुक्राणु जैसे लीवर ने पित्त को स्रावित कर दिया तो पित्ताशय ने एकत्रित करके रखा है, जब आवश्यकता होगी उस समय देंगे। किसमें, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में। इसी प्रकार से शुक्राशय ने शुक्राणु को एकत्रित करके रखा है, जब भी आवश्यकता होगी उनको दिया जाएगा। लेकिन वो ऐसे सूखे सूखे माध्यम में जाएंगे कैसे, वो नर लैंगिक अंग जो है उससे निकलकर मादा लैंगिक अंग तक पहुंचेंगे और निषेचन की प्रक्रिया होने के लिए उसको तैर के जाना तो पड़ेगा। तो उसको जाने के लिए यहां पर एक प्रोस्टेट ग्रंथि आपको दिख रही है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि एक चिपचिपे तरल पदार्थ का स्रावण करती है, सफेद सफेद तरल पदार्थ का स्रावण करती है। ये सफेद पदार्थ जो होता है उन शुक्राणुओं को तैरने यानी इस नर जनन तंत्र से मादा जनन तंत्र के अंदर तक पहुंचने के लिए सहायता करता है। एक तरल माध्यम उपलब्ध कराता है, दूसरा उनको पोषण भी प्रदान करता है। दोनों काम, प्रोस्टेट ग्रंथि से जो स्राव निकलता है वो शुक्राणुओं को गमन करने के लिए, तैरने के लिए एक माध्यम प्रदान करती है, दूसरा उनको पोषण भी प्रदान करता है। दो काम होते हैं, बात समझ में आई। और शुक्राणुओं के पीछे की तरफ पूंछ होती है जो इनको फैलोपियन ट्यूब यानी इनके क्या है, फैलोपियन ट्यूब ने क्या है, अंडवाहिका, उसमें निषेचन के लिए पहुंचाने के लिए, वहां तक पहुंचाना है। बहुत दूर मार्ग है, ये मार्ग बहुत दूर है, तो वहां तक पहुंचाने के लिए पीछे पूंछ होती है जो आराम से तैर के वहां तक जा सकते। समझ में आई बात। तो तैरने के लिए कौन मदद करेगा, पूंछ। तैरने में कौन सा माध्यम काम आ रहा है, प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा उत्पादित एक तरल पदार्थ व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, चिपचिपा सा भी होता है, ठीक है, व्हाइट कलर का चिपचिपा, तो ये उनको तैरने में मदद करेगा, ठीक है। अब सुनिए, इनका आप 3D वीडियो भी देख सकते हैं, मैं आपको आज सेंड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। ये मतलब शुक्राणु कैसे जा रहे हैं, कैसे जो है संतति का उत्पादन होता है वो अपन देखेंगे। फिर क्या कहा, जा अब देखो ध्यान से सुनना। हमने ये पढ़ा, क्या पढ़ा, किडनी होती है, मूत्राशय होता है ना, मूत्र मार्ग होता है। तो मूत्राशय में मूत्र एकत्रित होता है, जब आवश्यकता होती है हम उसको विसर्जित करते हैं। ऐसे ही शुक्राशय में शुक्राणु पड़े हुए हैं, उनकी आवश्यकता होगी जब उनको विसर्जित किया जाएगा, विसर्जित नहीं किया जाएगा, स्थानांतरित किया जाएगा। तो उन दोनों के लिए, शुक्राणुओं के लिए, मूत्र के लिए, दोनों के लिए पुरुषों में एक ही मार्ग है, एक ही आउटलेट है, एक ही एग्जिट है। अब कैसे भाई साहब, ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है यही इस चीज को नियंत्रित करेगी। प्रोस्टेट ग्रंथि इस चीज को नियंत्रित करेगी। जब शुक्राणुओं को स्थानांतरित किया जाना होगा उस समय मूत्र मार्ग बंद रहेगा, उस समय मूत्राशय का द्वार नहीं खुलेगा, उस समय मूत्राशय का द्वार नहीं खुलेगा। यहाँ पर नलिकाओं के बीच में एक गेट टाइप होता है, तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि उस मार्ग को बंद कर देती है और शुक्राणुओं का गमन शुरू होता है। दूसरा सुनना, क्योंकि
मूत्र जो होता है हल्का सा एसिटिक होता है, और अगर मूत्र जो है वो शुक्राणु मूत्र के संपर्क में अगर आ गए थोड़े से भी, तो बहुत सारे शुक्राणु मर जाएंगे। इसलिए जो प्रोस्टेट ग्रंथि से आने वाला जो पदार्थ है वो उस मूत्र को भी साफ करता है, यानी उसके होने वाला प्रभाव को भी कम करता है। ध्यान देना, समझ में आई बात? अतरी बात समझ में आएगी? इतने सारे काम हो रहे हैं, और मैं आपको कुछ बताऊं तो क्या है, और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ये सारे हो गए। तो ये हमने बात किसकी की? नर जनन तंत्र की। अभी बाकी है मादा। अब हो गया? हाँ। अब आप किताब में देखेंगे, आपके पास में, सबके पास में होंगी किताब। तो देखिए, आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाई दे रहा है। इसमें दो साइड में जो दिख रही है उनको अंडाशय या ओवेरीज कहा जाता है। ध्यान से देखेंगे आप, अंडाशय लिखा हुआ है, इसको ओवेरी कहा जाता है। और ओवेरी में अपरिपक्व अंडाणु होते हैं। क्या होते हैं? अपरिपक्व अंडाणु होते हैं, जो एक एक करके परिपक्व होते हैं। क्या करते हैं? एक एक करके परिपक्व होते हैं। और परिपक्व होने के बाद में आप देख रहे हैं अंडवाहिका, जिसको अपन कहते हैं, या अंडवाहिनी जो है, जिसको अंग्रेजी में फेलोपियन ट्यूब कहा जाता है, इसके माध्यम से धीरे धीरे गमन करते हुए गर्भ में आते हैं। जो कि लिखा हुआ है, गर्भाशय लिखा हुआ है ना, गर्भाशय लिखा हुआ है ना, इस गर्भाशय में आते हैं। लेकिन कैसे क्या होता है मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। उसके बाद में आपके सामने लिखा हुआ है आगे ग्रीवा। कहीं लिख मिलो ग्रीवा। इस लाली को आशा को बताना फोटो बंद क्यों कर रही है? तो ये जो फेलोपियन ट्यूब है ना, अंडवाहिका, ये ही आगे आने के बाद में गर्भ के रूप में परिवर्तित होती है। उसके बाद में आपको ग्रीवा दिखाई दे रही है, और उसके बाद में योनि दिखाई दे रही है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे कि मादा जनन कोशिकाओं अथवा अंड कोशिकाओं का निर्माण कहां पे होता है। जैसे नर में नर जनन कोशिकाओं का निर्माण वृषण द्वारा किया जा रहा था, उसी प्रकार से मादा में मादा जनन कोशिकाओं का, मादा युग्मकों का निर्माण अंडाशय द्वारा किया जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, फिर देखिए, वे कुछ हार्मोन भी उत्पादित करती हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, हार्मोन कौन कौन से जो है, मादा लैंगिक हार्मोन कौन कौन से, आपने प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दो हार्मोन पढ़े थे पिछले वाले चैप्टर में। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दो बताए थे। और नर जनन हार्मोन कौन सा था, नर लैंगिक हार्मोन कौन सा था? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो दो हार्मोन जो है ये भी यही है जो ग्रंथियां हैं, मतलब कहने का यह है कि अंडाशय द्वारा उत्पन्न होते हैं। ध्यानपूर्वक आप देखेंगे इस चित्र को तथा मादा जनन तंत्र के विभिन्न अंगों को पहचानिए। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं, जैसा कि कल बताया था मैंने आपको। ठीक है, यौनारंभ में इनमें से कुछ परिपक्व होने लगते हैं। दो में से एक अंडाशय, अब ध्यान देना, दो ओवेरीज है, कतरी है, दो ओवेरीज है। दो ओवेरीज में से प्रत्येक माह में किसी एक ओवेरी यानी एक अंडाशय के द्वारा एक अंडा परिपक्व करके बाहर निकाला जाएगा। एक अंडे को परिपक्व ने कहीं मैच्योर करके बाहर निकाला जाएगा। परिपक्व, परिपक्व हिंदी का है, मैच्योर अंग्रेजी का है। एक माह में एक अंड परिपक्व होता है। महीन अंडवाहिका अथवा फेलोपियन ट्यूब द्वारा यह अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाए जाते हैं। दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त रूप से एक होकर लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है। ये जो अंडवाहिकाएं हैं थैलीनुमा संरचना का निर्माण करेगी। इस थैलीनुमा संरचना को अपन क्या कहेंगे? गर्भाशय। क्या कहेंगे? गर्भाशय। गर्भाशय जो होता है ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है, ध्यान रखना है आपको। यानी अंतिम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अंतिम पार्ट है, या इन लेट जिसको कहते हैं एंट्रेंस जो होता है, वो होता है योनि। योनि के बाद में ग्रीवा, ग्रीवा के बाद में गर्भाशय। ठीक है, और अंत में आपकी फेलोपियन ट्यूब और अंडाशय आते हैं। उसके बाद में सुनिएगा, मैथुन के समय शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं। मैथुन के समय शुक्राणु यानी जब मेल एंड फीमेल में आपसी संपर्क होता है, मेल एंड फीमेल में आपसी संपर्क होता है, उस समय शुक्राणु जो नर होता है, नर जो होता है, उस नर के शरीर से यानी नर के
जनन अंग द्वारा मादा जननांग तक पहुंचाई जाती है, जो कि नर जनन कोशिकाएं होती है। ठीक है, जहां से ऊपर की ओर यात्रा करके वे अंडवाहिका तक पहुंचती। ध्यान देना कि अब शुक्राणु जैसे ही मेल एंड फीमेल के सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद में जब मेल से फीमेल में ट्रांसफर हो जाएंगी, या जो कोशिका है जिसको कहते हैं नर युग्मक जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी शुक्राणु ट्रांसफर हो चुके हैं, उसके बाद में वो योनि ग्रीवा से गर्भाशय और गर्भाशय से फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब का मतलब अंडवाहिका के अंदर। अब यहाँ पर ध्यान देना, एक इंपॉर्टेंट बात आएगी। क्या बात आएगी कि अभी बाद में बताऊंगा क्योंकि समझ में नहीं आएगा, अभी बता दूंगा समझ में नहीं आएगा, साथ साथ में फ्लो के साथ में बताऊंगा। तो जहां ऊपर की ओर यात्रा करके वे अंडवाहिका तक पहुंचते हैं, कौन? शुक्राणु, जहां अंड कोशिका से मिल सकते हैं, निषेचित अंडा विभाजित होकर कोशिकाओं की गेंद जैसी संरचना या भ्रूण बनता है। अब मैंने अब आपको कल बताया था, ये अब मैं वो बात बता देता हूं जो बताना चाहता था, कि जब भी निषेचन की प्रक्रिया होती, निषेचन का मतलब मादा जनन कोशिका और नर जनन कोशिका का मिलना, संलयित होना, इसको अपन कहेंगे निषेचन। तो जब भी निषेचन की प्रक्रिया होती है वो हमेशा फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिका के अंदर होती है। ध्यान रखना, जब भी निषेचन की प्रक्रिया होती है तो कहां पर होती है? अंडवाहिका के अंदर। अगर किसी कारणवश शुक्राणु अंडवाहिका में आगे नहीं जा पा रहे, यानी अंडाणु है, अंडाशय के द्वारा उत्पादित मादा जनन कोशिका है, वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। और निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी तो संबंधित जो जनक है, माता पिता हैं, जो माता पिता बनने की इच्छा रखते हैं, वो माता पिता नहीं बन पाएंगे। ऐसी स्थिति में उनको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि हम बहुत बार कोशिश कर चुके हैं फिर भी हम माता पिता नहीं बन पा रहे हैं, क्या कारण है? तो वो जांच के माध्यम से पता चलेगा। अगर फैलोपियन ट्यूब में जो भी है, अभी छोड़ो, फैलोपियन ट्यूब में अगर कोई समस्या है तो फिर क्या किया जाएगा? टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको कहते हैं अपन किया जाएगा। यानी जब भी मादा में अंडोत्सर्ग होगा तो उस अंडाणु को डॉक्टर बाहर निकालेंगे, उसको प्रयोगशाला में, यानी जो उनकी लेबोरेटरी होगी चिकित्सालय में, हॉस्पिटल में, उसमें, और वो जो जेंट्स आदमी है उस आदमी का शुक्राणु लेकर, स्पर्म लेकर उनका फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन बाहर ही करवा देंगे प्रयोगशाला में, यानी चिकित्सालय में उनका जो भी लेबोरेटरी होगा वहां पर उसका निषेचन करवा देंगे। फिर कोशिका को विभाजन होगा और एक गुच्छ बन जाएगा, उस गुच्छ को फिर गर्भाशय में स्थानांतरित कर देंगे वापस। इसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। समझ में बात है नहीं? तो देवरा दौड़ तो नहीं फोड़ो, वानी खाओ छोड़ थोड़ी नहीं, डॉक्टर बोल लो, है नहीं? ये जागरूकता की बात है। नरे दौड़ता पर मल्लक वानी खाई जाती, दो वानी खाई, वानी खाने से कुछ नहीं होगा, आपको जांच करानी चाहिए, जांच कराओ। टेस्ट बेबी जो है बहुत अच्छा उपाय है नहीं? हाँ, फिर आगे देखिए क्या होता है। भ्रूण, ध्यान, मैंने अभी आपको इंपॉर्टेंट क्या बात बताई, निषेचन की प्रक्रिया कहां पर होती है? कहां पर होती है? फैलोपियन ट्यूब में। निषेचन की प्रक्रिया कहां पर होती है? अंडवाहिका में। ध्यान रखना, गर्भाशय में नहीं होगी, अंडवाहिका में। यानी अब ध्यान देना, मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा पढ़ने के बाद में बताता हूं, क्योंकि वो आगे आ रहा है क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है, वो उसके बाद उसमें बताऊंगा। चलिए, तो भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, जहां यह लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता रहता है। अंगों का विकास हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं कि मां का शरीर गर्भधारण एवं उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है। अतः गर्भाशय प्रत्येक माह भ्रूण को ग्रहण करने एवं उसे पोषण हेतु तैयार करता है। ध्यान रखो, सुनो, बात यह है कि प्रत्येक माह, हर महीने जो भी माता होती है उसका गर्भ भ्रूण को पालन पोषण करने के लिए अपने आप को तैयार करता है कि अब अंड का उत्सर्जन हुआ है, अब निषेचन होगा, तो अब वहां की जो, जैसे मान लो अब मोदी जी आ रहे हैं, साम्राज्य में सब व्यवस्था करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी? तो मान लो अचानक मोदी जी यात्रा कैंसिल होगी, सब काम बिजोन, तो मामला बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ा? सब मामलों जो जतरो भी पैसों लागो, जतरो भी काम की दो, वो सब बेकार जाए नहीं जाए। तो ऐसा होता है, क्या होता है कि वो अंडोत्सर्ग होने के बाद में गर्भ अपने आप को तैयार करता है भ्रूण को धारण करने के लिए।
गर्भ को धारण करने के लिए अपने आप को तैयार करता है। उसमें एक लचीली परत का निर्माण होता है जिसको अपन म्यूकस, जैसे कि आमाशय में परत बनी थी म्यूकस की, वैसे ही एक परत का निर्माण होता है जिसमें उस गर्भ को धारण किया जाएगा। अब क्या होता है आगे, इसकी आंतरिक परत मोटी हो जाती है तथा भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है। गर्भ के अंदर जो आंतरिक आस्तर है उसमें जो परत बनेगी वो मोटी परत बनेगी ताकि भ्रूण को धारण किया जा सके और उसको पोषण प्रदान किया जा सके, और इसमें रक्त का प्रवाह भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि उस भ्रूण को धारण करना है, वहां पर उस नए इंसान का, नए जीव का निर्माण करना है, तो उसके लिए सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, है ना। इसलिए ऐसा होता है। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। माँ का जो रक्त होता है उसी रक्त के माध्यम से भ्रूण को पोषण मिलेगा। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है, गर्भनाल। जब भी बच्चा बच्ची कोई भी पैदा होता है, आपने पशुओं में तो देखा ही होगा, को वो ढूंढती वो नली निकले, जिन्हें काटे नहीं काटे, है ना। बकरी के बच्चे होते हैं, गाय के बच्चे होते हैं, तो वो जो नली निकलती है ना, उसको कहते हैं प्लेसेंटा, गर्भनाल। अरे तुमने रील में देखा, हमने रील में देखा है, रियल में। माँ के बकरियां भी आवे, गाय भी आवे, भैंस भी आवे, तो तुम्हारा डिलीवरी मार खुद नहीं करनी पड़ेगी, हॉस्पिटल थोड़ी ले जाओगे, तो डिलीवरी खुद करनी पड़ती है। तो बच्चा जब जैसे ही बाहर निकलता है तो प्लेसेंटा को काटना पड़ता है, काटना पड़े, सब क्या काटना पड़े। यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस, आई हैव एक्सपीरियंस, ठीक है, मुझे पता है ना। तो वो जो नली होती है ना, उसी नली के माध्यम से उस भ्रूण को क्या मिलेगा, पोषण मिलेगा, जब तक कि वो इस दुनिया में टपक नहीं जाए, है ना। तो उसके टपकने से पहले तक सारा पोषण यहीं से मिलेगा, ठीक है। फिर देखिए, जिसको अपन कहते हैं प्लेसेंटा, गर्भनाल, मैं लिखाऊंगा, सारी चीजें लिखाऊंगा एक एक करके। फिर देखिए, यह एक तस्तरीनुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर एक उत्तक में प्रवर्ध होता है। जैसे ही जो भ्रूण स्थापित होता है ना, भ्रूण स्थापित होते ही वो एक तरीके से यूं, जैसे जादू होता, वो स्पाइडरमैन ऐसे यूं करते ही वो नहीं निकलता, हाथ में से कुछ निकलता है, तार वार निकलता है। तो ऐसे ही नली की संरचना ऑटोमेटिक उस भ्रूण की ओर बढ़ती है और उससे कनेक्ट हो जाती है, और उससे क्या मिलता है, पोषण मिलता है, ठीक है। माँ के ऊतकों में रक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं। यह माँ के भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु वृहद क्षेत्र प्रदान करता है। विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। अब जैसे ही भ्रूण विकास करेगा, ध्यान दें, सुनो, भ्रूण विकास करेगा तो जैसी प्रक्रियाएं हमारे शरीर में होती है वैसी प्रक्रियाएं भ्रूण के शरीर में भी होगी। उत्सर्जन करना, है ना, श्वसन रक्त के माध्यम से हो रहा है तो उत्सर्जन भी होगा। तो ये सारी चीजें उसमें होती है। उनका निपटान उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में स्थानांतरण होता है। पोषण वहीं से मिलेगा, जो उत्सर्जित पदार्थ है वो वापस प्लेसेंटा से माँ के रक्त में प्रवाहित होंगे, फिर माँ की किडनी से उनका छनन होगा, और फिर क्या होगा, बाहर उत्सर्जित करेंगे। सुनते ही नहीं हो यार। हाँ, तो उत्सर्जन भी माँ जो है, क्योंकि ये जितना भी भ्रूण है उस भ्रूण का जो उत्सर्जित पदार्थ है वो रक्त के माध्यम से माँ के रक्त में पहुंचाया जा रहा है, फिर माँ की किडनी जो है उसको फिल्टर करेगी और उनका उत्सर्जन होगा। तो जैसे ही प्रेगनेंसी होती है ये सारी प्रक्रिया शुरू हो जाती। तो प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए वो एक प्लास्टिक की पत्ती आती है, आपने देखा होगा बहुत सारी रील में, सीरियल वगैरह में, सब में कुछ देखा होगा, सब जानते हो तुम, सब होशियार हो, है नहीं। तो उसमें कुछ निशान बने हुए थे, कौन से निशान पर प्रेगनेंसी यस होती है, कब नो होती है, वो सब जो है अलग अलग बात है, लेकिन उसमें उससे टेस्ट करते हैं और उसमें मूत्र जो है उसका एक बूंद डाला जाता है। जिसे किसी लेडी को, किसी लड़की को प्रेगनेंसी टेस्ट करने की, प्रेगनेंसी हुई कि नहीं हुई, है ना, ऐसा टेस्ट करना है तो उसमें एक बूंद डाली जाती है टॉयलेट की बूंद डालने से, क्योंकि पता चल जाएगा उसमें, क्योंकि वो भ्रूण से फिल्टर होके आया ना उत्सर्जित पदार्थ, तो उससे उसमें पता चल जाएगा कौन कौन से पदार्थ होते हैं। तो ऐसा सिस्टम बनाया गया है। हाँ बोल। देखो, खट्टा खाने का मन पुरुषों का भी हो सकता है, मिट्टी खाने का मन पुरुषों का भी हो, सुन ले, मिट्टी खाने का मन पुरुषों का भी हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप से जब महिलाएं गर्भ धारण करती है तो उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है और आयरन की भी कमी हो जाती है। ऐसे में वे चौक, कोयला और गुड़
गुड़ में भी आयरन होता है ना। आप कभी आलपिन वगैरह मुंह में ले तो मैंने पहले ही बताया था, एक अलग सा स्वाद आता है ना। तो वैसी चीज खाने की इच्छा होती है ना, उल्टी होती है। ये कुछ कुछ संकेत होते हैं, आपने ऐसे ही बना रखे हैं संकेत कि ये ऐसा हो रहा है तो शायद गर्भधारण हो चुका होगा, ऐसा होता है। लेकिन अपन इससे निश्चित नहीं कर सकते कि वास्तव में गर्भधारण हुआ है। हाँ, ये मैंने पहले ही बताया कि जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है उसमें रक्त जो है रक्ताल्पता हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है ना। तो इसी समय इसलिए कहा जाता है कि महिलाओं को जब गर्भधारण हो जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता होती है, अच्छा खाने की आवश्यकता होती है, बहुत अच्छा खाना संतुलित आहार भोजन लेने की आवश्यकता होती है, ताकि भ्रूण का विकास अच्छे तरीके से हो। वो मुड़ो नीवे हाथ मिनारो नीवे नो मिनारो पूरो वे, है नहीं, पूरो वे भली पूरी वे, जेंडरलेस बात कर रहा हूं मैं। फिर देखिए क्या होता है, प्लेसेंटा के माध्यम से मां के रुधिर में स्थानांतरित होता है। मां के शरीर में गर्भ को विकसित होने में लगभग 9 मास का समय लगता है। गर्भाशय के पेशियों के लयबद्ध संकुचन से शिशु का जन्म होता है। यहां तक की बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, गर्भाशय की पेशियों के संकुचन द्वारा शिशु को आगे की ओर बढ़ाया जाता है। आपको पता है होगा क्या होगा अगर अंडोत्सर्ग हुआ है उसका निषेचन न हो, यानी अंडाणु के साथ में शुक्राणु का संपर्क न हो तो क्या होगा? जब अंडाणु के साथ में शुक्राणु का संपर्क नहीं होगा, इससे पहले क्योंकि अंडाणु का उत्सर्जन हुआ है तो गर्भ ने अपने आप को तैयार कर लिया है कि मामलो सेट हुआ वालों है, लाल लालिया वालों है, और वो तो हुआ नहीं। अब तैयार तो पहले कर लिया, म्यूकस बन गया, कंप्लीट रक्त वाहिनियां कंप्लीट सब सेटअप कर लिया बराबर, मन से मन सज गया। अब तो डांस करवा वाला जरूरत है, खाली ना डांस करवा वाला नहीं आया तो कहीं गएगा नहीं। मान लो अचानक तूफान आ गया तो सब उड़ उड़ा के जाएंगे, नुकसान होगा। ऐसे ही गर्भ में निषेचन नहीं हुआ तो अब गर्भ ने जो सारी व्यवस्था कर रखी थी वो सारी व्यवस्था क्या होगी, इतने दिन तक टिक नहीं सकती। तो अब वो क्या करेगी, वो वापस उस अंडाणु का फेलोपियन ट्यूब में है, अभी उसका निषेचन नहीं हुआ, अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। क्या होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और जो पहले जब अंडाणु का उत्सर्जन हुआ था और मेंस्ट्रुअल साइकिल आया था उसके 28 दिन बाद, औसतन 28 दिन, कभी 35 दिन भी हो जाते हैं, कभी 24, 25, 26 दिन भी हो सकता है, कोई बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है, सामान्य बात है। ठीक है, औसत 28 दिन। तो उस पहले से 28 दिन बाद में निषेचन नहीं हुआ है तो 28 दिन बाद में वो अंडाणु अब धीरे धीरे गर्भ की ओर आना शुरू करेगा। गर्भ अपने आप को तोड़ना शुरू करेगा। गर्भ जो है वो म्यूकस की लेयर जो थी बनी थी वो टूट टूट कर ग्रीवा से योनि के माध्यम से बाहर निकलेगी। अब वो टूटेगी तो क्योंकि उसमें रक्त का प्रवाह, सब सिस्टम जमे हुए हैं तो रक्त भी निकलेगा साथ में, कंप्लीट सिस्टम था। वो सारा सिस्टम जो अंदर तैयार किया गया था वो सारा का सारा सिस्टम बाहर निकलेगा, अंडाणु भी निकलेगा, वो सारा जो व्यवस्था थी वो सारी व्यवस्था टूट टूट कर बाहर निकलेगी। तो इस समय बहुत ज्यादा पेट में दर्द, यानी यूं पकड़ी बैठे सोरे नड्डा स्कूल में दुखी रो, वो क्या है, उस समय वही होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय जो म्यूकस की लेयर है वो लेयर टूट के बाहर निकल रही होती है। इस समय ये जो एब्डोमिनल कैविटी है नहीं, यह हटे, बहुत खतरनाक, जोड़ों में दर्द होता है। सही कह रहा हूँ मैं, गलत कह रहा हूँ? तुम तो जानते हो ना, धान गईठा ये सब जानती है कि ये खुद फील करती है इन चीज को। तो यहाँ पर कमर में बहुत तेज दर्द होता है, पैरों में भी होता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा दर्द यहाँ पर होता है ना, है? ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है और इसको चलने में कम से कम 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन मान लो, कभी कभी ज्यादा लंबा भी चलता है तो बहुत ज्यादा रक्तस्राव भी हो जाता है ना, ब्लीडिंग जिसको कहते हैं, ज्यादा ब्लड का निकलना ब्लीडिंग कहते हैं अपन, ब्लीडिंग होती है। उसके लिए पेड यूज किए जाते हैं। क्या यूज किए जाते हैं? पेड यूज किया। पेडमैन पिक्चर देखी आपने, मूवी पेडमैन? नहीं देखी? देख लेना पेडमैन, हॉटस्टार पे देख लेना पेडमैन, कभी टाइम मिले तो देखना पेडमैन, बहुत अच्छी मूवी है। तो पेड यूज किया जाता है। कभी कभी पेड भी काम नहीं करता तो फिर कपड़े यूज किए जाते हैं, है ना। तो उसको कहते हैं सामान्य भाषा में गावड़ों में कपड़ों चाले रहो। कपड़ों चलने का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, कहने का मतलब ये। ठीक है, अब एक बात इस पे और सुन लो, सुनो मेरी बात। इस समय पुराने जमाने में, क्योंकि ऋषि मुनि बड़े महान व्यक्ति थे, उनको पता होता था कि इस समय अगर कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो बीमार हो जाएगी औरत, तो उसको बीमारी से बचाने के लिए कि आप घर का काम न करें, आप रेस्ट करें। लेकिन इसको किससे जोड़ दिया धीरे धीरे लोगों ने?
अशुद्धि से कि ये तो अशुद्ध है। लेडीज मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय अशुद्ध हो जाएंगी, वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती, वो धार्मिक प्रोग्राम में नहीं जा सकती, वो अशुद्ध है। कितनी नीचड़ सोच बन गई लोगों की कि वो इस समय अशुद्ध है, जबकि तुम टपके भी इसी प्रक्रिया से हो, इस दुनिया में टपके हो, तुम तो अशुद्ध नहीं हुए। दूसरे ये लड़कियां अशुद्ध कैसे हो गई, औरतें कैसे अशुद्ध हो गई, है ना। पहले वाले लोग जो थे, क्योंकि वो सारी चीजों को समझते थे, उन्होंने प्रयोग किए थे तो कि इस समय कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा, इस कारण से उनको आराम करने की सलाह दी जाती थी। धीरे धीरे हमने इसको कन्वर्ट कर दिया कि ये तो अशुद्ध है। तो ये सबसे बड़ी बुराई है, इसको गलत नजर से नहीं देखना चाहिए। आप कभी भी जाते हैं मेडिकल पे पेड लेने, तो आप या तो छुप के जाते हैं या छुप के उसको लेके आते हैं, अखबार में लपेट कर लाते हैं, तो उसमें कोई समस्या नहीं है, आप खुलेआम भी ला सकते हो, हाथ में पकड़ के लाओ आराम से, कोई समस्या कोई है, थैली में भर के कोई समस्या नहीं है। भाई आप कपड़े भी तो ला रहे हो ना, कपड़े से भी तो शरीर को ढक रहे हो, आप भी कपड़े ला रहे हो, कपड़े से शरीर को ढक रहे हो, आप अंडरवियर लेके आ रहे हो, उससे भी तो शरीर ढक रहे हो, बनियान लेके आ रहे हो, उससे भी तो शरीर ढक रहे हो, पेट से भी तो शरीर ही ढक रहे हो ना। तो उसमें फर्क क्या है? लोगों ने गलत चीजों को गलत लेना शुरू कर दिया, इसलिए अपन गलत सोचते हैं, है ना। बाकी इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसी मानसिकता आपको नहीं रखनी कि ये क्या है, नहीं बीबी आपने को करने की जरूरत तो नहीं है, सामान्य बातें हैं सारी, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि 28 दिन पूरे होने के बाद में म्यूकस पूरा टूट के गिरने लगता है, इसको अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, माहवारी कहते हैं। क्या कहते हैं? माहवारी, मासिक चक्र या रजोधर्म, ठीक है, रजोधर्म। इन्हें कहीं कहवा शुरुआत को क्या कहते हैं? मेनार्की, कहीं कहते हैं मेनार्की। फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसको कहते हैं मेनार्की, कहीं कहते हैं मेनार्की। और अब देखिए, ऋतुस्राव रजोधर्म कहा जाता है, मेनार्की कहते हैं। फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, फर्स्ट टाइम रजोधर्म शुरू होता है, उसको मेनार्की कहा जाता है, शुरुआत को, ठीक है, मेनार्की कहा जाता है। तुम्हें यह बात समझ में आ गई कि कैसे होता है? यह हर एक 28 दिन में होता है। आप सुनना, और कुछ बात मेरे दिमाग में अटक रही थी। क्या अटक रही थी? क्या कुछ अटक रहा था मेरे दिमाग में? मेनार्की ये कहीं कई चीज अटक रही ही रे। हाँ, अब आया दिमाग में, अभी आया, सुनो। जैसे ही अंडोत्सर्ग हो जाएगा, मतलब वो म्यूकस सारा बाहर निकल जाएगा, अब लेडीज सेफ सुरक्षित हो जाएगी, यानी उसका सारा जो भी दर्द वगैरह जो भी हो रहे थे पेट में वगैरह सब खत्म हो जाएगा, वो मतलब खत्म हो गया, पेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब उसके उस टाइम के लगभग 14 दिन बाद में, लगभग 14 दिन बाद में, है ना, जैसे ही अंडोत्सर्ग हो जाएगा, मुकस वगैरह सारा निकल गया बाहर, मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो गया, तो उस समय अब क्योंकि वो जो अंदर अंडाशय में अंडोत्सर्ग होना है वो अभी हुआ नहीं है, अंडाशय में अंडोत्सर्ग हुआ नहीं है। अब अगर वापस गर्भधारण करना है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब भी आया था उसके 14 दिन, कितना? 14 दिन बहुत अच्छा समय होता है निषेचन के लिए। उस समय अंडोत्सर्ग होता है और फैलोपियन ट्यूब में होता है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है ना, अंडोत्सर्ग होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में आ रहा है, अंडवाहिनी में आ रहा है। 14 दिन बाद, वो जो 28वां दिन था उसके 14 दिन बाद, ये बिल्कुल सही समय होता है किसका? निषेचन के लिए। अगर किसी को गर्भधारण करना है तो 14वें दिन, 12वें दिन, 13वें दिन, 11वें, 12वें, 14वें, 16वें, 17वें दिन, ये एक पीरियड मान लो, लेकिन एक टाइम लिया जाता है 14वां दिन, है ना। उस समय निषेचन के लिए बहुत अच्छी अवस्था रहती है। उसके बाद में भी निषेचन हो सकता है, उससे कुछ पहले भी निषेचन हो सकता है, लेकिन 25वां 26वां दिन ऐसा हो गया, अब शरीर को पता चल गया कि अब इसका निषेचन नहीं होना है, फिर से वही प्रक्रिया 28वें दिन वापस और चीजें टूट के बाहर निकलेगी, वही मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा। तो आपको याद रखना है, कितना दिन? 14वां दिन। बाकी रजोधर्म की जो साइकिल होती है वो कितने दिन की होती है? 28 दिन की। समझ में आ गई बात? ठीक है, हम लोग क्लियर है। आगे देखते जनन स्वास्थ्य, ये सारी बातें मैं समझा रहा हूं। देखो इसकी अवधि, ये जो रजोधर्म की अवधि ना 2 से 8 दिन है, मैंने आपको 5 बताया था। 8 दिन तो बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन ठीक है, कभी कभी हो जाता है, बहुत रेयर केस में। बाकी 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम होता है, ठीक है, पूर्णतः स्वस्थ होने में।
जनन स्वास्थ्य। अब अपन जनन से संबंधित क्या क्या स्वास्थ्य देखभाल आपने को जानकारियां रखनी है। विवाह एवं संतानोत्पत्ति के लिए पारिवारिक दबाव भी हो सकता है, होता है। हमारी एज में कोई सोर मान लो नरी विजा शादी वीजा सोर नहीं तो वे दौड़ता भर यार और सोर नहीं हो कभी सोर वे। और उस जो औरत होती बेचारी लाड़ी बिना परेशान करे बंडा हारा वाला गाड़ा गाड़ी गाड़ी के या अशी फलानी फलानी रांड सोरी नहीं वेंडे वो कहीं करे बाबा बेचारी वहां कहीं करे, क्योंकि उनमें सेक्स एजुकेशन है ही नहीं, उनको पता ही नहीं है इनके बारे में, चीजों के बारे में। जो यूं भी ने कोसे कथा लाल में कमी गई तो उसको क्यों कोस रहे हो, है ना, ऐसा होता है। संतानोत्पत्ति से बचकर रहने का सरकारी तंत्र की ओर से भी दबाव हो सकता है। ऐसी अवस्था में कोई निर्णय लेना काफी मुश्किल हो सकता है, तो बहुत दबाव होता है, सामान्य बातें नहीं है। यौन क्रियाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले, अतः इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो जाता है। अनेक रोगों का लैंगिक संचरण हो जाता है। अगर पुरुष और स्त्री संपर्क में आएंगे, शारीरिक संपर्क में आएंगे, तो अगर एक में रोग होगा तो दूसरे में फैलने की संभावना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हाथ मिलाना चाहिए, फैल रहा है तो फिर तो पूरा शारीरिक संबंध बनाने में तो फिर तो फैलना ही फैलना है, फिक्स है। इनमें जीवाणुजनित जैसे गोनेरिया, सिफिलिस, वायरस संक्रमण जैसे कि मस्सा यानी वाट, HIV, एड्स शामिल है। अब HIV का नाम लेते ही दिमाग में आवे हर कहीं HIV एड्स विचू यदि तो यो मान लो किसी औरत को हो जाए तो ये औरत तो वेश्या हो गई। वेश्या कैसे हो गई? जरूरी नहीं है कि एड्स शारीरिक संबंध से ही फैले, और जरूरी नहीं कि शारीरिक संबंध से फैलना ही फैलना, नहीं, डायरेक्टली फैल कैसे कैसे मैं बताऊंगा। लैंगिक क्रियाओं के दौरान क्या इन रोगों के संचरण का निरोध संभव है? क्या जब लैंगिक क्रियाएं की जाती है या शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं उस समय जो शारीरिक संबंध से एक रोग जो दूसरे रोग में दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है, एक रोग जिस एक व्यक्ति में उस दूसरे में फैल रहा है, उसको कैसे अपन रोक सकते हैं? शिश्न के लिए आवरण अथवा जिसको कंडोम कहा जाता है के प्रयोग से इनमें से अनेक रोगों के संचरण का कुछ सीमा तक निरोध संभव है। जिसको निरोध कहते हैं, कंडोम कहते हैं, उस निरोध के उपयोग से जो शारीरिक संबंध बनाने से फैलने वाले रोग हैं उन पर अपन कई हद तक अपन क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। यौन यानी लैंगिक क्रिया द्वारा गर्भधारण की संभावना सदा ही बनी रहती। देखो केवल ये एकमात्र तरीका, सुनो, केवल कंडोम का प्रयोग ही एकमात्र तरीका नहीं है। कंडोम जेंट्स के लिए भी होते हैं, कंडोम लेडीज के लिए भी होते हैं। सुन ले ध्यान से, सुन, नहीं पता है तो सुन। कंडोम लेडीज के लिए भी होते हैं, कंडोम जेंट्स के लिए भी होते हैं। केवल मात्र यही उपाय कंडोम नहीं है। सेक्सुअल फैलने वाली जो डिजीज है उनके लिए एकमात्र उपाय ये नहीं है, ठीक है, और भी बहुत सारे उपाय होते हैं। गर्भधारण की अवस्था में स्त्री के शरीर एवं भावनाओं की मांग एवं आपूर्ति बढ़ जाती, एवं यदि वह इसके लिए तैयार नहीं तो उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः गर्भधारण रोकने के अनेक तरीके खोजे गए। यह गर्भरोधी तरीके अनेक प्रकार के हो सकते हैं। एक तरीका यांत्रिक अवरोध है, जिसे शुक्राणु अंड कोशिका तक पहुंच ही ना सके, जिसको अपन कंडोम कहेंगे। वो कंडोम क्या करेगा, शुक्राणु को अंड कोशिका तक जाने नहीं देंगे, तो निषेचन होगा ही नहीं, तो गर्भधारण होगा ही नहीं, कोई समस्या नहीं। शिश्न को ढकने वाले कंडोम अथवा योनि में रखे जाने वाली अनेक युक्तियों का उपयोग किया है। क्या ही कर रहे हो यार तुम? हर व्यक्ति यूज करता है, रोज यूज करता है कंडोम। मैं कह रहा हूं आपको, जो शादीशुदा है, जिसके पास में स्त्री है, वो हर व्यक्ति यूज करता है कंडोम। ये सामान्य बात है और तुम सब जानते हो। इसको कहते हैं सेक्स एजुकेशन। ये जो भी पढ़ रहे हैं अपन जनन स्वास्थ्य, इसको सेक्स एजुकेशन कहते हैं। केवल नाम इसका सेक्स है, इसलिए इसको गलत तरीके से लिया जाता है। इसको हेल्थ एजुकेशन कर दो, केवल स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन, सारा मामला ही निपट जाएगा। और फिर उसमें सारी ये बातें सिखाओ आप, कोई समस्या नहीं है। इसलिए चीजों को सामान्य लेना सीखो। ये चीजें वास्तव में नहीं बताई जाती। मैं कह रहा हूं स्कूल में आपको नहीं बताएंगे। लेडी टीचर होगी तो कभी बताएगी नहीं आपको, और जेंट्स टीचर होगा तो लड़कियों को बाहर निकाल के फिर लड़कों को पढ़ाएंगे वो। अरे अगर कोई पढ़ाना भी चाहेगा तो लड़कियों को बाहर निकाल देगा रूम से, फिर लड़कों को पढ़ाया जाएगा। तो आप ध्यान से सुने, सीरियस होकर सुने। आप सभी इन चीजों में प्रवेश करने वाले हैं, आपकी भी एज आने वाली हुई इन चीजों के लिए। तो आप, और ये सामान्य बातें हैं, इसमें हंसने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। सबको इनसे गुजरना है, जिंदगी इनके साथ में ही चलेगी।
दूसरा तरीका शरीर में हार्मोन संतुलन के परिवर्तन का है जिसमें अंड का मोचन ही नहीं होता है, अतः निषेचन नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी ड्रग्स दवाइयां ली जाए जिससे अंडोत्सर्ग हो ही नहीं, अंडा उत्पन्न ही नहीं हो। अब शुक्राणु जैन की बेटे कई करें, शुक्राणु जाकर क्या करेंगे जब अंडोत्सर्ग ही नहीं हुआ है? तो अगर लेडीज ने कुछ क्या ले ली, दवाइयां ले ली, अंडोत्सर्ग नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा, तो गर्भधारण नहीं होगा। और जैसे ही टेम्परेचर मिलेगा शुक्राणु मर जाएंगे। जैसे ही टेम्परेचर, ये जो अंड है उस अंड को केवल एक शुक्राणु ही क्या करता है, ध्यान देना, अंडे को एक शुक्राणु ही निषेचित करता है, एक अंडे को एक शुक्राणु ही निषेचित करता है। अगर एक अंडे को 2 शुक्राणुओं ने निषेचित कर दिया तो जुड़वा हो जाएंगे। अगर किसी कारणवश दोनों फैलोपियन ट्यूब से 2 अंडा उत्सर्ग हो गए एक साथ तो भी जुड़वा। दोनों में अंतर क्या है? एक तो एक ही अंडे में 2 शुक्राणु प्रवेश कर गए, जुड़वा बने। एक 2 अंडाणु आए और 2 शुक्राणुओं ने उनको क्या किया, निषेचित किया, 2 बने, जो भी जुड़वा है। लेकिन जो एक ही अंड से 2 शुक्राणुओं के निषेचन से बनेंगे वो एकदम फोटोकॉपी होंगे, आइडेंटिकली कॉपी होंगे, वो एक जैसे बिल्कुल। जब 2 शुक्राणु निषेचित करते हैं तो आइडेंटिकली कॉपी बनते हैं। अगर 2 अंडाणु आएंगे और दोनों को अलग अलग शुक्राणु निषेचित करेंगे तो वो आइडेंटिकली कॉपी नहीं होंगे। आइडेंटिकली कॉपी का मतलब शक्ल में भी एक जैसे हो सकते, सब में एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन उनमें जो जीनोटाइप होगा, जीन जो होंगे ना, जीन वो अलग अलग टाइप के होंगे। 2 शुक्राणु अलग अलग रहेंगे, है ना, और क्योंकि अंडे अलग अलग है तो उस अंडे में कुछ अलग प्रकार का मामला है जीन का, इसमें कुछ अलग प्रकार, कुछ अलग हो सकता है। और उसमें ये सभी युक्तियां जो अपन यूज कर रहे हैं ना गर्भधारण को रोकने के लिए, ये विपरीत प्रभाव तो डालेगी ही डालेगी, क्योंकि सामान्य प्रक्रिया जो प्रकृति ने दी है वो कोई रोक टोक की प्रक्रिया नहीं है। लेकिन हम हमारी इच्छा पे जबरन हम उसको रोक रहे हैं तो कुछ न कुछ तो विपरीत प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। यदि पुरुष की शुक्रवाहिनियों को अवरुद्ध कर दिया जाए तो शुक्राणुओं का स्थानांतरण रुक जाएगा। यदि स्त्री की अंडवाहिनियों तथा फेलोपियन नलिका को अवरुद्ध कर दिया जाए तो अंड डिंब गर्भाशय तक नहीं पहुंच सकेगा, दोनों ही अवस्थाओं में निषेचन नहीं हो पाएगा। शल्य क्रिया तकनीकी द्वारा इस प्रकार के अवरोध उत्पन्न किए जा सकते हैं। यद्यपि शल्य तकनीकी भविष्य के लिए पूर्णतः सुरक्षित है, परंतु असावधानी पूर्वक की गई शल्य क्रिया में संक्रमण एवं दूसरी बीमारियों। अब सुनो क्या चीज कही गई है इसमें ये कहा गया है, पुरुषों में शुक्रवाहिनियां होती जो शुक्राणु को ले जाएगी और शुक्राशय में इकट्ठा करेगी। महिलाओं में अंडवाहिनियां हैं जो अंड को गर्भ तक ले जाएगी, या अंडवाहिनी में ही क्या होगा, निषेचन होगा। हम क्या करें, या तो लेडीज में अंडवाहिनी को काट के दोनों को शीरों को बंद कर दे, अब अंडा आएगा ही नहीं, शुक्राणु बली आता रहो, दौड़ता फिरो बली, कहीं समस्या को गर्भधारण नहीं होगा। दूसरा, अंडा आया तो बली आए, पुरुष में शुक्रवाहिनी को काट दो और बांध दो मुंडों को, दोनों जो मुंह है उनको बांध दो, शुक्रवाहिनियों के मुंह, शुक्राणु आगे आएंगे ही नहीं, गर्भधारण होगा ही नहीं। ये तरीके हैं, लेकिन इनमें समस्या ये है कि ऐसा करते वक्त अगर असावधानी हो गई और कुछ इन्फेक्शन हो गया तो समस्याएं गंभीर हो सकती है, भविष्य खराब हो सकता है। इसलिए इन चीज़ों से अपनों को बचकर रहना है। और भी बहुत सारी बातें हैं जिनकी बात अपन कल करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।